देखा था। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। ब्रायोफाइट में फिर वी हैव टू स्टडी टू। પડશે ને ભાઈ 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 શું કે 10 માં પહેલો આના રખડે किशन भाई प्लीज स्विच ऑफ योर કોલેજ माइक। માં તો કાંઈ થાય 12મા માં કે આવી પરીક્ષા નથી હતી ને તલાટી હતી છે હવે કરી किशन माइक बंद करो अपना। કોન્સ્ટેબલ આવે કોન્સ્ટેબલ ડોર કરી ओके, तो वी हैव टू स्टडी टू लाइफ साइकिल्स इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स में दो लाइफ साइकिल्स, एंथोसिरोस एंड फिनारिया हमें पढ़ना है। कल हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के 3 डिवीजन, हिपेटेसी या तो हिपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोटी या एंथोसिरोटॉप्सिडा एंड म्यूसाई या तो ब्रायोप्सिडा। फर्स्ट ईयर में हमने लाइफ साइकिल पढ़ा हिपेटेसी का मेंबर विक्सिया। सेकेंड ईयर में अभी हमें पढ़ने हैं एंथोसिरोटी का और म्यूसाई का एक एक लाइफ साइकिल। एंथोसिरोटी या एंथोसिरोटॉक्सिडा, उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंथोसिरोस। और म्यूसाई या तो ब्रायोप्सिडा, उसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फिनारिया। ठीक है, क्या आपको याद रखना है दोनों में कि एंथोसिरोस है वो थैलोइड है, उसमें स्टेम और लीव्स नहीं दिखते हैं, और फिनारिया है उसमें स्टेम एंड लीव्स दोनों क्लियरली दिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन विद कैरेक्टर्स, ये भी आपके असाइनमेंट में आएगा, और आई थिंक मैंने वो आपको दे दिया है। आई थिंक मैंने फाइल वो अपलोड कर दी है, नहीं कही होगी तो मैं आज अपलोड कर दूंगा। ठीक है, सो लाइफ साइकिल स्टार्ट करें हम। तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, जैसे हमें अब तक हमने लाइफ साइकिल में किया है हैबिटेट, हैबिट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। हैबिटेट माने अकरेंस, कौन से एरियाज में, कौन से प्लेसेस पे ये प्लांट मिलता है, उसको कहते हैं हैबिटेट। अथवा तो गुजराती में એની કહેવાય એ કયા વિસ્તારમાં મળે છે એનું રહેઠાણ। तो ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर में जैसे हमने देखा था कि ये जहाँ पे पानी या तो मॉइस्चर है वहाँ पे ये मिलता है। ભેજ જ્યાં હોય ત્યાં જોવા મળે છે, मतलब मानसून में ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। दूसरा, जहाँ पे मॉइस्चर पूरे साल में बना रहता है वहाँ पे ये मिलेगा। और प्लेसेस की बात करें तो वो ज़मीन पे भी मिलता है, ट्री के ट्रंक के ऊपर भी मिलता है, रॉक्स एंड स्टोन्स पे भी मिलता है, और जो अगर पुरानी बिल्डिंग्स हैं तो उसके ऊपर भी, उसकी वॉल के ऊपर भी ये हमें मिलता है। तो एक याद रखना है, मॉइस्ट कंडीशन, ભેજવાળા વાતાવરણમાં એ પુષ્કળ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। ठीक है, और हिली रीजन पे जाओ तो हिली रीजन पे अगर मॉइस्चर है, स्प्रिंग्स है, रिवर्स रहती है, तो उसके आसपास के एरिया में ये एबेंडेंटली मिलता है, और मॉनसून में तो बहुत सारा मिलता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कॉस्मोपॉलिटन, मतलब सभी जगह को, ट्रॉपिकल हो, सब ट्रॉपिकल हो या टेम्परेट, એટલે ઉષ્ણ, સમશીતોષ્ણ અને ઠંડા દરેક પ્રદેશોમાં એ જોવા મળે છે, પણ શરત કે ત્યાં ભેજ હોવું જોઈએ, આ એની કંડિશન છે। તો સોરી, एंथोसिरोस अबाउट 200 उसकी स्पीसीज हैं। जीनस इज एंथोसिरोस, फैमिली एंथोसिरोटी, फैमिली इज एंथोसिरोटेसी। फैमिली के पीछे सी लगेगा, CEAE, नॉर्मली सी लगता है, CEAE। तो एंथोसिरोटेसी इज अ फैमिली, जीनस एंथोसिरोस। और ये एंथोसिरोस जीनस की 200 200
उसकी स्पीसीज वर्ल्ड वाइड मिलती है, जिसमें से 25 के करीब स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। सो वर्ल्ड में 200, इंडिया में 25 स्पीसीज मिलती हैं। ठीक है। और इंडिया में भी अगर हम बात करें तो इंडिया में नॉर्थ से लेके साउथ तक, मतलब हिमालय से लेके तमिलनाडु केरल तक ब्रायोफाइट्स, और उसमें भी एंथोसिरोस हमें मिलता है। हिमालयास में मिलता है, पंजाब, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, इवन गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में भी एंथोसिरोस मिलता है। ठीक है। ये हुआ अकरेंस, रहठान अथवा तो हैबिटेट, कहाँ ये मिलता है ना। उसके बाद आएगा उसका हैबिट या तो स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कल मैंने आपको दिखाया था बुक में डायग्राम। आज मैं आपके सामने पीपीटी भी होगा, उसकी स्लाइड्स भी रन होगी, और ज़रूरत पड़ने पर डायग्राम्स भी वहाँ पे आपको मिलेंगे, पिक्चर्स आपको मिलेंगे। सो मैं अभी वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एंथोसिरोस का जो या तो ब्रायोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो है गैमेटोफाइट। तो यहाँ जो ग्रीन कलर के काफ़ी सारे ये दिखते हैं लीफ जैसे, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, आपके स्क्रीन पे आ रहा है पिक्चर? यस सर। ओके, तो स्क्रीन पे तो मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ सही। तो ये स्क्रीन पे जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ये सारे एंथोसिरोस के थैलस है। ठीक है। सुकाय છે, ઘણા બધા સાથે છે। क्लियर? हाँ, मुझे कल का एक मैं क्वेश्चन आपको पूछ लूँ कि एंथोसिरोटॉप्सिडा को किस नाम से जाना जाता है। उसके जो स्पोरोफाइट है ना, ये स्पोरोफाइट के शेप या स्ट्रक्चर के बेस पे कौन सा नाम दिया था? डू यू रिमेम्बर? हॉर्नवॉर्ट, HORNWORT, हॉर्नवॉर्ट। याद रखना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसका स्पोरोफाइट हॉर्न सिंगड़ा जेवू છે, એટલે એને હોર્નવોર્ટ્સ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। तो मेन प्लांट बॉडी है वो नंबर 1 गैमेटोफाइट है, मतलब हैप्लोइड है, मुख्य सुकाय છે એ એકકીય હોય છે, જન્યુજનક અવસ્થા છે। ठीक है। કેવું છે? જન્યુજનક છે। કેવું? तो इट इज लीफ लाइक। लीफ कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, पृष्ठ वक्ष बाजुए चपटू હોય છે। आप देखो लीफ जैसा है, मतलब ये उसकी डॉर्सल साइड है, और यहाँ नीचे वेंट्रल साइड। आ पृष्ठ बाजुए એટલે કે ઉપરની સાઈડ અને નીચેની બાજુ બે સ્પષ્ટ બાજુ જોવા મળે છે। પૃષ્ઠ અને વક્ષ, डॉर्सल एंड वेंट्रल। नंबर 1 डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड लीफ लाइक। नंबर 2 ग्रीन कलर का है, लीफ ग्रीन होता है। ठीक है। नंबर 3 इट हैज लोब्स। अब डायग्राम में भी देखो, यहाँ पे लोब्स है, खंड है। ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, डायग्राम में आपको लोब्स बहुत ही क्लियर दिखते हैं। दूसरा डायग्राम आएगा, उसमें भी आपको क्लियर दिखेगा। कल भी आपको दिखाया था, उसमें भी लोब वाला थैलस एक था। ठीक है। प्रोस्ट्रेट मतलब जमीन पे थैलस फैला हुआ है। जैसे लीफ को जमीन पे डालो तो कैसे सोता रहता है फ्लैट, वैसे दिस इज प्रोस्ट्रेट, जमीन पर सुकाय पथराયેલું હોય છે। तो लीफ लाइक, डॉर्सिवेंट्रली फ्लैटेंड, ग्रीन, लोब, प्रोस्ट्रेट, थिक एंड फ्लैशी। तो सिंपल पतला लीफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मोटा है, अच्छे घर का है, खाया पिया हुआ। तो इट इज फ्लैशी, थोड़ुक जाडू હોય છે। ठीक है। थिक एंड फ्लैशी है।
एंड इफ लोब्स आर मोर, अगर जो ये लोब्स ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि लोब्स में ओवरलैप, मतलब एक लोब है वो दूसरे लोब के ऊपर ओवरलैप हो रहा है। आप दोनों अपने हाथ सामने करो और अपने जो पाम है उसके ऊपर दूसरा रखो आधा, तो वो ओवरलैपिंग हुआ। ये ओवरलैप अगर ज़्यादा ब्रांचिंग है, ज़्यादा लोब्स है, तो ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर होगा। सी हियर, ये थोड़ा सा पोर्शन इसके ऊपर है, ठीक है, तो उसके लोब्स है, डिवाइडेड है एंड ओवरलैप होते हैं। और इसमें अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है और या तो नंबर ऑफ प्लांट्स आर टुगेदर, तो क्या होगा, ये पूरा सर्कुलर फैशन, सी दिस, ये पूरा गोला बनाया है, राउंडेड सर्कल, नॉट गोला, नॉट स्फीयर, ये इसकी अरेंजमेंट हुई है सर्कल में। कि ये पॉइंटर को आप देखना कि ये एक सिंगल मान लो थैलस है, दो ब्रांच यहाँ पे हुई, ये ब्रांच से और दो ब्रांच हुई, इसमें से और दो ब्रांच हुई, ओके, साथ में दूसरा थैलस है, तो पूरा अरेंजमेंट जो बनता है वो बनता है लाइक अ पेटल्स ऑफ रोज। જેમ આપણે ગુલાબનું ફૂલ જોઈએ તો ઉપરથી જોઈએ તો કેવું લાગે, આમ ચારે દિશામાં ગોળાકારે દલપત્રો ગોઠવાયેલા હોય છે, ठीक है। अगर रोज का फ्लावर हम देखें तो कैसा होता है कि उसके पेटल्स से उसकी सर्कुलर अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये भी लोब्स, ब्रांचेस एंड प्लांट्स अगर साथ में है तो ये मिला के जो अरेंजमेंट बनती है गुलाब के पेटल्स जैसी सर्कुलर फैशन, उसको कहते हैं रोजेटी, ROSETTE, ठीक है। सो थैलस appears like a small rosette, छोटा सा रोज लाइक सर्कुलर ऐसे पेटल्स जैसा अरेंजमेंट वो करता है, ठीक है। थैलस में अपर सरफेस देखो, डॉर्सल सरफेस, पृष्ठ बाजू है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी डिस्टिंक्ट मिड रिब देखने को नहीं मिलती है। मध्य सिरा अपने आमा क्यांय जोवा मळती नहीं, जो कि लास्ट ईयर रिक्सिया में हमने देखा था कि बीच में मिड रिब होती है, यहाँ पे मिड रिब हमें नहीं दिखती है। सो वेंट्रल साइड पे मिड रिब इज नॉट सीन। वेंट्रल साइड की बात करें, वक्ष सपाटी नीचे जमीन की ओर है, उस सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस पे हमें वहाँ पे क्या दिखेगा, टफ्ट ऑफ राइजोइड्स, મૂલાંગો ગુચ્છામાં, નાનકડા ગુચ્છામાં આવેલા જોવા મળે છે, ठीक है। नीचेनी सपाटी पर, वक्ष सपाटी पर मूलांगो राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स वेंट्रल सरफेस। और साथ में कहीं कहीं पे वेंट्रल सरफेस पे ब्लूइश पैचेस, ब्लू जेवा कलरना, ब्लू कलरना डाघा जोवा मळे छे, ठीक है। तो ये डाघा मतलब क्या, कल आपको बताया था मैंने, ब्लू कलर के दाग, यस, क्योंकि उसमें अंदर म्यूसिलेज कैविटी है जिसमें म्यूसिलेज भरा है और साथ में है ब्लू ग्रीन आल्गी, तो ब्लू कलर की आल्गी का कलर बाहर से थोड़ा सा लाइट दिखता है, क्लियर। तो ये हुआ उसका थैलस स्ट्रक्चर एक्सटर्नल। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थैलस इज गेमेटोफाइटिक, ठीक है, प्रोस्ट्रेट, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटन, लीफ लाइक मतलब ग्रीन, थिक, फ्लैशी, लोब्ड, ओके, लोब्स में डिवाइडेड एंड ओवरलैप्ड, ठीक है। मिड रिब इज एब्सेंट ऑन डॉर्सल सरफेस, ऑन ventral surface there are rhizoids and blue patches which indicates the presence of nostoc colonies or colonies of blue green algae, clear। तो ये हुआ इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट का रिप्रोडक्शन हो जाएगा, उसके बाद उसमें स्पोरोफाइट डेवलप होगा और ये स्पोरोफाइट यहाँ पे हमें
दिखता है। दिखते हैं ना काफ़ी सारी डंडियाँ यहाँ पे, बड़ा कर दूँ तो ये ग्रीन फ्लैट जो है वो गैमेटोफाइट है, उसमें से निकले हैं स्पोरोफाइट। ओके, तो at maturity after fertilization there is the development of sporophyte from the gametophyte, from the zygote, and the shape of this sporophyte is long, straight, slightly curved, and it may and normally narrow at the tip, so it looks like horns. ठीक है, तो हॉर्न जैसे स्पोरोफाइट मिलते हैं। स्पोरोफाइट में अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, यू कैन सी हियर द ब्रांच्ड स्पोरोफाइट। ठीक है, नॉर्मली वो अनब्रांच होती है। तो वर्टिकली सीधा ઊભા શિંગડા જેવા બીજાણુજનક ફલન પછી વિકાસ થયેલો જોવા મળે છે। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट है, हैप्लोइड है, जिसमें गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, जनन कोषों निर्माण थाय, फर्टिलाइजेशन होगा, फलन थशे, डिप्लोइड जायगोट बनेगा, द्वितीय युग्मनज बनसे, और उसमें से ये डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनेगा स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में क्या बनेगा? स्पोरोफाइट में बनेंगे स्पोर्स, बीजाणुओं निर्माण थशे। क्लियर? तो यहाँ पे गैमेटोफाइट लीफ जैसा ग्रीन कलर का दिखता है, स्टेज नंबर 1 गैमेटोफाइटिक प्लांट, और ये डंडी जैसा हॉर्न जैसा है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइटिक फेज या स्पोरोफाइटिक प्लांट। तो मॉर्फोलॉजिकली गैमेटोफाइटिक प्लांट एंड स्पोरोफाइटिक प्लांट अलग अलग दिखते हैं। सो वी कैन से इट शोज हेटेरोमॉर्फी। Gametophyte and sporophyte are morphologically dissimilar. જન્યુજનક અવસ્થા જે લીલા કલરના પર્ણ જેવી પથરાયેલી છે, અને જન્યુજનક અવસ્થા એ લાંબી દંડી જેવા શિંગડા જેવી છે। તો બંને બાહ્યાકાર દ્રષ્ટિએ એકદમ અલગ અલગ છે, જુદા જુદા સ્વરૂપો ધરાવે છે। ठीक है, तो ये हुआ बाहर का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हियर यू कैन सी थैलस डिफरेंट स्पीसीज में उसका शेप थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है। स्पीसीज के यहाँ पे नाम दिए हैं एंथोसिरोस मैलेंसिस, एंथोसिरोस इरेक्टस, एंथोसिरोस गैम्यूलोसस, एंथोसिरोस क्रिस्प्यूलस। ठीक है, इसके अलावा एंथोसिरोस चम्बेसिस, एंथोसिरोस डिक्सी, ये 2 स्पीसीज भी इंडिया में मिलती हैं। देख लो, ये जो डी वाला थैलस है उसमें रोजेटी अरेंजमेंट ऑफ थैलस दिखती है। ओके, शाखाओं कारणे आखू चक्राकार गोठवणी बने छे। क्लियर? ओके, अब इस डायग्राम में आपको और 2 स्ट्रक्चर दिखते हैं जो हमने डिस्कस किया। उसके अलावा एक ये डॉट्स दिखते हैं, दूसरा ये जब आएगा तब हम इस डायग्राम को फिर से रिफर करेंगे। ठीक है, चलो, तो अब हम चलते हैं। हाँ, ये भी थैलस का ही पिक्चर है। अब इस थैलस को हम इसका सेक्शन ले, थैलस इज डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, तो उसके थैलस को हम कहते हैं VS या तो VLS। VS मतलब वर्टिकल सेक्शन, या तो VLS वर्टिकली लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। तो ये सेक्शन अगर हम लेते हैं तो हमें दिखता है ऐसा स्ट्रक्चर। दिस इज नाउ ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, अब याद करो रिक्सिया को। रिक्सिया में ये जो वाला पोर्शन है, दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस इज लोअर एपिडर्मिस। ऊपरનું અધિસ્તર
અને નીચેનું અધિસ્તર. उसके बीच में सारे के सारे सेल्स सेम होते हैं, समान હોય છે, એક સમાન. વિક્સિયામાં બે ભાગમાં હતું, ઉપરનો પ્રકાશ સંશ્લેષ્ય, નીચેનો खुराक संग्रही भाग. ठीक है, ऐसा डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं मिलता है. गॉट इट? हियर इन बिटवीन टू एपिडर्मिस all cells are alike. There is no differentiation in two parts, that is photosynthetic and storage region. બધા જ કોષો એક સરખા હોય છે, મૃદુતકીય કોષો આવેલા જોવા મળે છે. ठीक है, फिर ये हमें दिखती है क्या, लिखा हुआ है, पढ़ो. म्यूसिलेज कैविटीज, श्लेष्मीय कोटरों, जिसमें नॉस्टॉक है तो उसको कहते हैं नॉस्टॉक कॉलोनी. ठीक है, और इसके अलावा अगर रिप्रोडक्टिव सीजन है, प्रजनन अंगो जो एमां निर्माण पाम्या होय तो आवुं एक बीजी कोटर देखाशे. एंथीरिडियल चेम्बर या एंथीरिडियल कैविटी भी मिलेगी रिप्रोडक्टिव स्टेज है तो, या तो आर्चिगोनियम स्त्री जन्युधानी फ्लास्क आकार में जोवा मळशे. ठीक है, अभी इसी टीएस को हम डिटेल में देखते हैं. ठीक है, तो डिटेल में अगर हम देखें तो क्या है, देयर इज एन अपर एपिडर्मिस, ऊपरनु अधिस्तर सिंगल लेयर्ड है. लोअर एपिडर्मिस वो भी है पेरेन्काइमटेस, सिंगल लेयर्ड लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस में वी कैन सी टू थिंग्स, બે વસ્તુ આપણે સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ. નંબર 1, રાઇઝોઇડ્સ, મૂલાંગો. Remember, the rhizoids are unicellular structure and they are of कौन से टाइप का कल बताया था, कौन आंसर देगा? મૂલાંગો આમાં એક જ પ્રકારના જોવા મળે છે, કાલે આપણે ડિસ્કસ કર્યું હતું. स्मूथ वॉल. चलो मैं इससे आपको पुराने डायग्राम पे लेके जाता हूँ. सी हियर इन दिस डायग्राम, याद है कालाउड, मैंने पेन से ड्रॉ करके आपको समझाया था दोनों टाइप के. तो ये जो राइजोइड्स મૂલાંગો છે वो सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजोइड, सरल अथवा सादा મૂલાંગો જોવા મળે છે. ठीक है, सिंपल राइजोइड्स आर प्रेजेंट. अगर ट्यूबरकुलेट होगा इसमें नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे डॉट 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 दिखेंगे जो कि नहीं है. सो ओनली सिंपल टाइप ऑफ राइजोइड्स आर फाउंड इन एंथोसीरोस. और दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है लोअर एपिडर्मिस में, जो चौक से एरो किया हुआ है, देयर इज एन ओपनिंग. ठीक है, अध अधिस्तर में एक ओपनिंग छिद्र જોવા મળે છે. This opening is called slime pore. Slime pore उसको कहते हैं. And this pore leads to a cavity. छिद्रमा अंदर जाइए तो अंदर एक कोटर જોવા મળે છે. And this cavity is filled with mucilage. श्लेष्मથી ભરેલું હોય છે mucilage cavity. और इस mucilage cavity के अंदर ब्लू ग्रीन algae देखने को मिलते हैं. ठीक है, नॉर्मली उसमें नॉस्टॉक मिलती है, कभी कभी बहुत कम केस में एनामिना मिलती है, बाकी नॉस्टॉक मिलती है. तो ये जो म्यूसिलेज कैविटी है उसको, उसके अंदर नॉस्टॉक कॉलोनीज मिलती है. और ब्लू ग्रीन algae है तो काम क्या करेगी? ब्लू ग्रीन algae, पार्डन, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस तो ये सेल करेंगे ना, जो अभी हम डिस्कस करेंगे. ब्लू ग्रीन algae का अलग से काम क्या है? सिम्बायोसिस भूल गए? ब्लू
ग्रीन आल्गी में हिटेरोसिस्ट होता है, फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा। हिटेरोसिस्ट का एक फंक्शन हमने पढ़ा था, ब्लू ग्रीन आल्गी के फंक्शंस में पढ़ा था कि दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। શું કરે છે? વાતાવરણના મુક્ત નાઇટ્રોજનનું સ્થાપન કરે છે, નીલ હરિત લીલ। याद आया नाइट्रोजन फिक्सेशन, ब्लू ग्रीन आल्गी। ये आपने नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ा है 11th-12th में। ओके, सो ये अपर एपिडर्मिस हुआ, सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमेटस। लोअर एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमेटस विथ smooth wall rhizoids and slime pore. Slime pore leads to mucilage cavity having nostoc colony and it fixes atmospheric free nitrogen. दो एपिडर्मिस के बीच में है पूरा उसका टिश्यू, वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। पेरेन्काइमा मृदुतक पेशी, मृदुतक कोशों, थिन वॉल सेल्स है, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज, अब देखो कोई भी सेल के बीच में गैप नहीं है, सो देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। बच्चे क्या है, अंतरकोशीय अवकाश જોવા મળતો નથી, ठीक है, विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस। ये थैलस की एज के हिसाब से 4 से लेके 4 to 38 सेल्स थिक हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के करीब है, 4 से लेके 38 सेल तक, कॉम्पैक्टली अरेंज। तो उसमें अब खास कुछ है नहीं। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो थिन वॉल है, सेल्यूलोज की बनी हुई है, ओके। दिखती कैसी है, हेक्सागोनल टू पॉलीगोनल ये सेल्स हमें सेक्शन में दिखते हैं, क्लियर। फिर क्या है स्ट्रक्चर में, उसमें देखो आप डायग्राम में दिखता है कि नहीं दिखता है। सेल्स में देयर इज अ लार्ज क्लोरोप्लास्ट इन द सेंटर, ग्रीन कलर का दिखता है डायग्राम में, बड़ा सा एक क्लोरोप्लास्ट उसके सेंटर में है। और क्लोरोप्लास्ट के भी सेंटर में यू कैन सी अ येलो डॉट, प्रोभुजक पायरेनोइड प्रेजेंट होता है। सिंगल क्लोरोप्लास्ट सिंगल पायरेनोइड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस प्लांट एंड द फैमिली, ठीक है। एक ज नीलकण અને એક જ એમાં પ્રોભુજક સેન્ટરમાં આવેલું જોવા મળે છે। तो ये हुआ बहुत ही सिंपल उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, बहुत सरल अनु आंतरिक रचना જોવા મળે છે, ठीक है। तो यहाँ पे एनी डाउट इंटरनल स्ट्रक्चर में? सर हाँ, इधर कितना सेल में एक न्यूक्लियस, वो भी सेंटर में होता है, बड़ा सा डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट। डिस्कॉइड माने सुबह सुबह चाय पीते हो सब लोग, अगर चाय गर्म है, चाय दूध कॉफ़ी जो भी पीते हो, अगर गर्म है तो आप किसमें पीते हो, जल्दी है तो रकाबी सॉसर। यस, सॉसर, रकाबी। 2 सॉसर लेके एक दूसरे के ऊपर रख दो और जो शेप बनेगा उसको कहते हैं डिस्कोइड शेप। डिस्क जैसा लेकिन कैसा है, बीच में से थिक और मार्जिन पे जाओ तो थोड़ा सा थिन। समझ में नहीं आता है तो 2 सॉसर को बे रकाबीने एक बीजा ऊपर राखी અને આકાર જોઈ લેજો, ठीक है। तो डिस्कोइड क्लोरोप्लास्ट विथ अ सिंगल पायरेनोइड, क्लियर। क्लोरोफिल ए और बी उसमें प्रेजेंट है, कैरोटीन भी प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट है। ऑल सेल ऑर्गेनील्स जो नॉर्मली यूकेरियोटा में मिलती है वो सारी सेल ऑर्गेनील्स भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रोथ की हम बात करें तो ग्रोथ टेक्स प्लेस बाय अ सिंगल एपाइकल सेल। वृद्धि अग्रभागे आवेला अग्रीय वर्धनशील कोष द्वारा જોવા
મળે છે. And this apical cell is present at the growing tips of the lobes. જે એના ખંડ છે એની અગ્રભાગે આ આવેલા હોય છે. And this apical cell is pyramidal in shape. પિરામિડ આકારનો અગ્રીય વર્ધનશીલ કોષ અગ્રભાગે આવેલો હોય છે, જેના વિભાજન દ્વારા એન્થોસિરોસમાં વૃદ્ધિ જોવા મળે છે. તો ગ્રોથ ઇઝ એપાઇકલ બાય સિંગલ એપાઇકલ pyramidal shape मेरिस्टेमेटिक सेल. क्लियर? तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. बहुत ही इजी है. जस्ट रिमेंबर दिस डायग्राम विथ लेबल एंड यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट दिस. ये बाहर से माइक्रोस्कोप में थैलस की साइड रखी है. इसमें सिंगल बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट आप हर एक सेल में देख सकते हो. सेल्स भी यहाँ पे देख सकते हो कि वो पॉलीगोनल, हेक्सा टू पॉलीगोनल जैसे हमें दिखते हैं. ठीक है, बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट और बीच में पायरेनोइड. ये दिस इज अ माइक्रोस्कोपिक पिक्चर. ये हमने देख लिया. ये डायग्रामेटिक उसका रिप्रेजेंटेशन है. और ये देखो स्लाइम पोर, लोअर एपिडर्मिस को उखाड़ के माइक्रोस्कोप में रखा है. तो वहाँ पे स्लाइम पोर कैसा दिखता है यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया है. ठीक है, फॉर यू आई एम जूमिंग दिस पिक्चर. सो ये स्लाइम पोर कैसा दिखता है. ओके, सो न्यूक्लियस सेंटर में है. ये डॉट वाला क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के सेंटर में ये सिंगल पायरेनोइड. ओके, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. हम अब आ जाते हैं पीपीटी पे. तो रिप्रोडक्शन इसमें इसका माइक चालू हुआ बीच में. अरे मेरे अच्छे बच्चे, माइक बंद कर दो. ठीक है, तो जाए वापस हम पीपीटी पे. तो रिप्रोडक्शन, रिमेंबर in bryophytes we can say asexual reproduction is absent. जैसे हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स सीधे गैमेटोफाइट पे जनरेट होते हैं और वो स्पोर्स कोई से गैमेटोफाइट बनाता है. ऐसा कोई स्पोर इसमें देखने को नहीं होता है. ठीक है, स्पोर्स मिलेंगे लेकिन वो स्पोरोफाइट में जनरेट होंगे और वो स्पोर फिर से गैमेटोफाइट बनाएंगे. क्लियर? तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन सिर्फ दो टाइप हमें देखना है. वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विथ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वानस्पतिक प्रजनन. Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Number 1, गुजराती में कहवाय अवखंडन द्वारा. इंग्लिश में स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्लीज उसको पढ़ लो. तो फ्रेगमेंटेशन मतलब अवखंडन, फ्रेगमेंट्स का बनना. कैसे बनते हैं फ्रेगमेंट्स? तो हमने देखा कि ये लोब्ड स्ट्रक्चर है, खंड जोवा मळे छे. तो एज के साथ जो ओल्डर पोर्शन है, थैलस का डायग्राम दिमाग के सामने रखे तो जो नीचे वाला पोर्शन है, हम जो ड्रॉ करते हैं उस डायग्राम की बात करें तो ओल्डर पोर्शन है डायग्राम में, लोअर पोर्शन वो ग्रेजुअली धीरे धीरे मरता जाता है. और ये जो प्रोसेस है वो T
ટીપ तक पहुँचे, मतलब लोब्स जहाँ से होते हैं, शाखा जो जब अलग अलग पड़े से वहाँ तक पहुँचता है, तो क्या होगा, दोनों लोब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। બે ભાગમાં અથવા બેથી વધારે ભાગ હોય તો એટલા ભાગમાં એ વેચાઈ જશે, એટલા अलग अलग टुकड़ा થશે। ठीक है, तो अलग अलग पीस हो गए, अलग अलग टुकड़े हुए, उसको हम कहते हैं फ्रेगमेंट, खंड। अवखंडन એટલે ટુકડામાં વિભાજિત થવાની પ્રક્રિયા। પ્રોસેસ ઓફ फ्रेगमेंटेशन इज प्रोसेस ऑफ, क्या होगा इंग्लिश मीडियम, अब जवाब दो। इंग्लिश समझ में आया? यस सर। तो फ्रेगमेंटेशन में फिर क्या होता है, ये लोब सेपरेट हो जाते हैं आगे वाले, और जैसे रिक्शिया में हमने पढ़ा था, और हर एक जो लोब है, हर एक जो फ्रेगमेंट है, वो जिसमें अपाइकल सेल होता है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग पॉइंट होता है, वो ग्रो होके नया प्लांट बनाएंगे। तो जितने फ्रेगमेंट्स होते हैं, हर एक फ्रेगमेंट है वो डेवलप होके नया प्लांट बना सकता है। दूसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप, वो है जिम्मी, जिम्मा, या तो गेम्मी, गेमा। दिस इज प्लूरल, जिम्मा इज सिंगुलर। तो दिस जिम्मी आर स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स। कहाँ पे मिलता है? वो थैलस के अपर और वी कैन से डॉर्सल सरफेस पे ये मिलता है। They remain attached by a small stalk. નાનકડા દંડ વડે જોડાયેલી પૃષ્ઠ બાજુએ આવેલી ગ્રીન કલરની નાનકડી રચનાઓ જોવા મળે છે। ठीक है, कभी कभी ये मार्जिन पे भी मिलती है, या तो ऊपर की सरफेस पे, मार्जिन पे भी ये मिलती है। ये स्मॉल स्ट्रक्चर थैलस से अलग हो जाता है, और ये हर एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं गेम्मा या जिम्मा, सिंगुलर एक वचन, वो नया प्लांट बना सकते हैं। अगर इसको आपको इमेजिन करना है कि भाई ये कैसे होता है, तो सिंपली आपको ब्रायोफिल्म याद है? पानफूटी, पानफूटी जोई से बताए। यस सर। तो ब्रायोफिल्म में आपको मानो इस सीजन में खास करके जब फेवरेबल सीजन है, तो उसकी मार्जिन पे छोटी छोटी बड्स बनती है। हाँ। आइडिया? तो आप सुनते रहो, छोटी छोटी बड्स बनती है, और ये छोटी बड्स है वो स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम यस सर। ब्रायोफिल्म का। हाँ सर दिख रहा है। आप तो ये देखो Yes, sir. डायग्राम में मार्जिन पे छोटी छोटी बर्ड्स है ना, वैसे मार्जिन पे या तो उसके ऊपर की सरफेस के ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जिसको कहते हैं गेम्मा। छोटा सा स्टॉक, छोटा सा राउंडेड, और थोड़ा सा दो हार्ट को एक दूसरे के सामने जोड़ दो, वैसा स्ट्रक्चर वो बनता है। और ये गेम्मा जब प्लांट से अलग पड़ेगा तो अलग होके नया प्लांट डेवलप करेगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, पीसीस बनना, हर पीस मतलब हर फ्रेगमेंट इज एबल टू डेवलप न्यू प्लांट। गिम्मा और जिम्मा is a small structure with a small stalk developed on dorsal surface or at the margin, वो भी अलग होके नया प्लांट बनाएगा। थर्ड इज by tuber, vegetative reproduction by tubers। तो हाँ, अभी आगे
मैं आपको वापस डायग्राम पे ले जाऊं जो हमने पहले डायग्राम देखा था, और मैंने बोला था इसका रेफरेंस हम लेंगे फिर से। यू कैन सी दिस जी, ठीक है। ये आप जी वाला डायग्राम देखो। जी वाले डायग्राम में क्या है? देयर आर स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर्स at the tip of lobe, or we can say at the margin of thallus. સુકાઈના કિનારી તરફના ભાગમાં અથવા તો એના જે ખંડ છે એના અગ્રભાગે ગોળાકાર રચનાઓ જોવા મળે છે. These structures are globose, spherical, not circular. ठीक है, गोला जेवी रचना है। कैसे डेवलप होती है? तो ये जो टिप है, लोब है, उसकी टिप जहाँ ग्रोइंग पॉइंट है, दिस विल accumulate food and it becomes fleshy and rounded structure, and this rounded fleshy ball like structure is called tuber. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય ગ્રંથિલ. બટેકું પણ ગ્રંથિલ છે, ખોરાક સંગ્રહી ભાગ. અગ્રભાગ ખોરાકનો સંગ્રહ કરી અને આવું મોટું ગોળાકાર બનાવે એને કહેવાય ગ્રંથિલ. तो ये नॉर्मली डेवलप होता है ऑन अप्रोच ऑफ अनफेवरेबल कंडीशंस. प्रतिकूल संजोगो चालू थाय એટલે ટ્યુબર્સ बने છે, ग्रंथिलનું निर्माण થાય છે. ठीक है, उसके अंदर पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं. तो ये ट्यूबर्स मिलते हैं ओके एंथोसिरोस लेविस LAEVIS नाम की स्पीसीज में. और ये ट्यूबर अलग हो जाएंगे यहाँ से, या तो ये पेरेंट प्लांट मर जाएगा. ट्यूबर्स कैन पास अनफेवरेबल सीजन कंडीशंस and they will grow on approach of next favorable season. ગ્રંથિલ છે એ ખોરાક સંગ્રહી રચના છે, એટલે પ્રતિકૂળ જો સંજોગો હોય તો એ પાસ કરી શકે છે, અને જેવી નવી સિઝન આવશે અનુકૂળ સંજોગો પ્રાપ્ત થશે એટલે એ અંકુરણ પામી અને નવો પ્લાન્ટ બનાવશે. ठीक है, तो ये हुआ ट्यूबर. फोर्थ है persistent growing apices. ओके, ये वर्ड भी आपको लास्ट टाइम समझाया था. अपाइसिस मतलब टिप, अपाइकल रीजन. ग्रोइंग मतलब जो ग्रो हो रही है. हमने आगे देखा कि ग्रोथ कहाँ से होती है? टिप पे जो ग्रोइंग पॉइंट है वो वहाँ से, अपाइकल सेल से. परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग लिव, या तो लंबा टाइम जी सके. ओके, ગુજરાતીમાં તો એ ટકી શકે લાંબો સમય સુધી, એને કહેવાય પરસિસ્ટેન્ટ. तो अनफेवरेबल कंडीशंस है तब पूरा प्लांट मर जाता है एक्सेप्ट द ग्रोइंग पॉइंट्स. अग्रभागे आवेला વર્ધનશીલ જે ટોચ છે એના સિવાયનો આખો પ્લાન્ટ મરી જાય છે, અને ફક્ત આગળનો જે ભાગ છે જેની અંદર વર્ધનશીલ ભાગ આવેલો છે એ જીવી જાય છે, પડ્યો રહે છે, અને ફરીથી જ્યારે અનુકૂળ સંજોગો આવશે ત્યારે એ જે અપાઇસિસ અગ્રભાગ પડ્યો છે એ ફરીથી નવો પ્લાન્ટ બનાવશે. ठीक है, तो ड्यू टू डेथ ऑफ द प्लांट, लेकिन डेथ कौन सी? एक्सेप्ट द ग्रोइंग अपाइसिस. क्लियर? तो फेवरेबल सीजन में ये ग्रो होता है. ये देखने को मिलता है एंथोसिरोस फ्यूजिफॉर्मिस, FUSIFORMIS, फ्यूजिफॉर्मिस नाम के स्पीसीज में ये देखने को मिलता है. एंड फिफ्थ वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इज एपोस्पोरी, APOSPORY. ગુજરાતીમાં કદાચ એને કહેવાય અબીજાણુતા. આ બુકમાં નીરવમાં પણ કદાચ નહીં આપેલું હોય. ठीक है, एपोस्पोरी ये प्रेजेंटेशन में भी नहीं लिखा हुआ है मैंने. तो दिस इज फाउंड इन रेयर केस. रेयर मतलब रेयर केस. ठीक है, એની અંદર એपोस्पोरी અબીજાણુતા જોવા મળે છે. हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है, ठीक है, ये
आगे जाके गैमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। लेकिन ये गैमेटोफाइट कहाँ से बनता है? नॉर्मली कहाँ से बनता है? स्पोरोफाइट में मियोसिस होगा, हैप्लोइड स्पोर बनेगा और हैप्लोइड स्पोर गैमेटोफाइटिक प्लांट बनाएगा। दिस इज नॉर्मल। बीजाणुजनक में अर्धसूत्री भेजन द्वारा एककीय बीजाणु उत्पन्न थाय અને જન્યુજનક અવસ્થાનું निर्माण થાય। लेकिन रेयर केस में जो स्पोरोफाइट के सेल्स हैं, डिप्लोइड सेल, वो डिप्लोइड गैमेटोफाइट बनाता है। बीजाणुजनक ना द्विकीय कोषो एक द्विकीय जन्युजनकનું निर्माण करे છે। रिमेम्बर 2n से 2n, डिप्लोइड से डिप्लोइड, डिप्लोइड स्पोरोफाइट से डिप्लोइड गैमेटोफाइट बनता है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। सामान्य संजोगों में आउट થાય જ नहीं। तो उसको कहते हैं एपोस्पोरी। अबीजाणुता स्पोर प्रोडक्शन करने की बजाय स्पोरोफाइट डिप्लोइड गैमेटोफाइट बनाता है। यह बीजाणुजनक अवस्था में एककीय बीजाणु बनावाना बदले ए एककीय जन्युजनक उत्पन्न करवाना बदले ए डायरेक्ट द्विकीय जन्युजनक उत्पन्न करे छे। એટલે કે બીજાણુનું निर्माण થતું નથી। દ્વિકીય કોષો अर्धसूत्री विभाजन કરવામાં નિષ્ફળ જાય છે અને એ દ્વિકીય જન્યુજનક જ બનાવી દે છે, જે રેર કેસમાં જોવા મળે છે। એને કહેવાય અબીજાણુતા। ठीक है। सो आज अभी यहाँ तक रखते हैं क्योंकि सर्स यहाँ पे आ चुके हैं, दे आर वेटिंग फॉर मी। तो थोड़ी एक छोटी मीटिंग के बाद तो आज हम यहाँ पे रखते हैं। कल हम चालू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? इफ़ यू हैव एनी डाउट व्हाट्सएप में मुझे आप भेज दो, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करके वापस वीडियो भेज दूँगा। ठीक है। असाइनमेंट याद रखो, आपको डेट दी है, वहाँ तक सबमिट करना है। अगर सबमिट नहीं करोगे तो असाइनमेंट के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है? तो आप उसको लिख लो, उसकी पीडीएफ बना लो। रिमेंबर, पूरे असाइनमेंट की एक पीडीएफ, हर एक पेज पीडीएफ में नहीं, बना के वो माइक्रोसॉफ्ट टीम में ही अपलोड आपको कर देनी है। ओके। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। सो कल मिलेंगे हम 11 बजे। टिल देन गुड बाय, स्वस्थ रहो। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक बाय। यू सर। बाय।